मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से एंट्री हो गई है कांग्रेस नेता राहुल गांधी की, और जिस तरीके से उन्होंने एंट्री की है उसके बाद लगातार उन्हीं की चर्चा हो रही है, क्योंकि राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल पर अब शीश महल के मुद्दे को उठाते हुए हमला कर दिया है। शराब घोटाले पर भी राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। मनीष सिसोदिया को तो आर्किटेक्ट कह दिया इस घोटाले का। आपको बयान भी सुनाएंगे, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी अब मैदान में आए हैं, कांग्रेस को उम्मीद है अब कि कांग्रेस कुछ कमाल कर सकती है। क्या वाकई कमाल करेगी, ये देखना भी बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन फिलहाल अब दिल्ली विधानसभा चुनाव जो है वो रोमांचक हो गए हैं, क्योंकि बहुत लेट तो हो गई है कांग्रेस पार्टी अपने कद्दावर नेता को मैदान में उतारने के मामले में, लेकिन अब जिस तरीके से राहुल गांधी ओखला पटपड़गंज गए और वहां पर जनसभा में उन्होंने सीधे तौर पर दिल्ली की सरकार पर हमला बोला, अरविंद केजरीवाल पर टारगेट करके उन्होंने शीश महल का मुद्दा उठाया, ये तक कह दिया कि अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी से कांप जाते हैं, तो उस पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी हमला हुआ है। अरविंद केजरीवाल ने पलटवार किया है राहुल गांधी पर, वो भी आपको बताएंगे। इस लाइव में आपको हम एनालिसिस भी दिखाने वाले हैं, क्योंकि हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विजय विद्रोही जी भी जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है विजय जी आपका। विजय जी, राहुल गांधी आए ओखला में और पटपड़गंज में। पटपड़गंज में पहली रैली थी राहुल गांधी की, सीलमपुर की रैली के बाद 15 दिन के गैप के बाद, और देखिए आप बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर है दिल्ली विधानसभा चुनाव का प्रचार। लेकिन जब राहुल गांधी पटपड़गंज आए और फिर ओखला गए तो लगातार उन्होंने शीश महल का मुद्दा उठाया। ईमानदारी की जो बात अरविंद केजरीवाल करते थे उस पर उन्होंने अटैक किया, और उन्होंने शराब घोटाले मामले पर तो मनीष सिसोदिया को आर्किटेक्ट कह दिया। देखिए, बड़ी दिलचस्प बात है कि शीश महल जिसने सबसे पहले उठाया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वो तो खामोश है, वो तो दिल्ली चुनाव से अभी दूरी बनाए हुए हैं। लेकिन जिन लोगों को, दो नेताओं को, राहुल गांधी और केजरीवाल को मिलकर चुनाव लड़ना था, जिन्होंने 8 महीने पहले लोकसभा का चुनाव मिलकर लड़ा था, वो एक दूसरे पर तीर चला रहे हैं। और राहुल गांधी जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो स्वाभाविक है कि केजरीवाल को बहाना मिल गया है, क्योंकि शीश महल मोदी जी कहते हैं, शीश महल ही राहुल गांधी कहते हैं। अगर शीश महल की जगह कोई दूसरे शब्द का इस्तेमाल किया होता, मुझे लगता है कि जो अरविंद केजरीवाल ने बेईमानों की लिस्ट जारी की कथित तौर पर, उनकी हिसाब से उसमें तीसरे नंबर पर राहुल गांधी का नाम डाला गया, उससे राहुल गांधी कहीं आहत हुए हैं। एक दूसरा हो सकता है कि कांग्रेस को पता लगा हो अंदरूनी सूत्रों से कि पिछली बार 4.25% जितने ही वोट आ रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि ऐसे तो वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। तीसरा, कांग्रेस जो 8-10 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ रही है, वहां पर वो अपनी मजबूत स्थिति को खोना नहीं चाहती। चौथा, कांग्रेस को हो सकता है राहुल गांधी को लगे कि ऐसे तो इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट की हर राज्य में वो चिंता करते रहे तो कांग्रेस तो खत्म हो जाएगी, क्योंकि ज्यादातर राज्यों में तो फिर कोई ना कोई एक क्षेत्रीय पार्टी है। पश्चिम बंगाल में और बंगाल में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, तो क्षेत्रीय पार्टियों के आगे अगर वो लचीला रुख अपनाते रहेंगे तो फिर पार्टी का खुद का संगठन तो धरा का धरा रह जाएगा। तो मुझे लगता है सब कारणों की वजह से राहुल गांधी ने हमला बोला, और आबकारी कांड को से लेकर शीश महल तमाम आरोप लगाए, और केजरीवाल ने भी लगता है कि हेड ऑन ले लिया है। केजरीवाल को लगता है कि इस बहाने कांग्रेस पर हमला करना उनके लिए एक नैतिक सियासी मजबूरी भी हो गया है अब। तो इसलिए उन्होंने अब नेशनल हेराल्ड का मामला, अब बीजेपी दूर बैठ के तमाशा देख रही है कि दोनों एक दूसरे की पोल खोलने में लगे हैं, और जनता और खास तौर से फ्लोटिंग वोटर इस राहुल बनाम केजरीवाल की लड़ाई को किस रूप में लेगा, ये बहुत कुछ नतीजों पर भी निर्भर करेगा। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने जब पोस्टर जारी किया जिसमें उनकी तरफ से सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल को ईमानदार बताते हुए बाकी जो नेताओं की फोटो लगाई गई, उन्हें बेईमान कहने की कोशिश हुई, उसमें राहुल गांधी का फोटो तीसरे नंबर पर लगा हुआ था। लेकिन जब राहुल गांधी अब मैदान में आए और उन्होंने जनसभा की तो उन्होंने टारगेट किया अरविंद केजरीवाल को, और उन्हें ये भी कह दिया कि वो अपने ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते रहते हैं। कौन देता है अपने आप को ईमानदारी का सर्टिफिकेट? जनता से मांगे ईमानदारी का सर्टिफिकेट मांगना है तो। बेईमान वाली बात जो है वो राहुल गांधी ने भी अपनी स्पीच में कही, वो बयान भी हमारे
वो अब थोड़ी देर में आपको बयान भी सुनाएंगे। राहुल गांधी ने पटपड़गंज और ओखला की रैली में ज्यादातर एक ही जैसी बातें की और उन्होंने अपने उम्मीदवारों को जिताने की अपील तो की ही, लेकिन जिस तरीके से अब राहुल गांधी के बयानों के बाद अरविंद केजरीवाल ने पलटवार किया है। देखिए, अभी फिलहाल कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो भी लॉन्च हो रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली में अपना मैनिफेस्टो लॉन्च कर रही है और मैनिफेस्टो लॉन्च हो रहा है, लेकिन इस बीच राहुल गांधी पर अरविंद केजरीवाल ने जो अटैक किया उसमें आपको बताते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कल लिखा कि लोग पूछ रहे हैं राहुल गांधी जी राजमहल पर चुप क्यों हैं। आज राहुल जी ने दिल्ली में पूरा बीजेपी वालों का भाषण दोहराया, जनता को बता दिया कि बीजेपी और कांग्रेस में क्या समझौता हुआ है। इसके बाद एक और उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि मोदी जी तो शराब घोटाले जैसे फर्जी केस बनाकर भी लोगों को जेल में डाल देते हैं। आप और आपका परिवार नेशनल हेराल्ड जैसे ओपन एंड शट केस में अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए। रॉबर्ट वाड्रा को बीजेपी से क्लीन चिट कैसे मिल गई। डर और बहादुरी पर ज्ञान ना ही दे तो अच्छा है। देश जानता है कि कौन कायर है और कौन बहादुर है। अरविंद केजरीवाल ने दरअसल ये जो पोस्ट किया है ये कांग्रेस के ही पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए कोर्ट में लिखा। कांग्रेस ने पोस्ट ये किया था कि नरेंद्र मोदी से केजरीवाल कांप जाते हैं, ये राहुल गांधी ने अपनी स्पीच में बोला। उस पर अब अरविंद केजरीवाल ने कल ही जवाब दे दिया और कहा कि कौन कायर है और कौन बहादुर है, इस पर आप ज्ञान ना ही दे तो ज्यादा अच्छा है। जो रॉबर्ट वाड्रा है उन्हें कैसे क्लीन चिट मिल गई, नेशनल हेराल्ड केस जो कि ओपन एंड शट केस है उसमें आपकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, तो ये तमाम मुद्दे राहुल गांधी पर टारगेट करके अरविंद केजरीवाल ने भी उछाल दिए। मैं अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा था तो केजरीवाल खामोश रहे थे। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी को कांग्रेस को बचाने की चिंता है और मुझे देश को बचाने की चिंता है और मैं उनकी किसी बात का जवाब नहीं दूंगा। केजरीवाल को लगा होगा कि बात यहां खत्म हो जाएगी, बात खत्म हो भी गई थी। उसके बाद राहुल गांधी थोड़े बीमार पड़ गए, फिर वो दिल्ली पदयात्रा करनी थी, वो यात्रा उन्होंने टाल दी, खत्म कर दी। मल्लिकार्जुन खड़गे हों, चाहे सचिन पायलट हों, चाहे प्रियंका गांधी हो, किसी बड़े नेता की बड़ी भारी रैलियां नहीं हुई। प्रियंका गांधी की तो एक भी रैली नहीं हुई है। इस बीच सूत्र बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी से भी संपर्क करना चाहा, राहुल गांधी से संपर्क नहीं हुआ तो सोनिया गांधी से संपर्क किया अरविंद केजरीवाल ने। तो ऐसा लगा कि कांग्रेस अपना 7-8 सीटें जिस पर वो मजबूत अपने आप को मान रही है उनको छोड़कर की जगह से वॉकओवर टाइप दे देगी। लेकिन अब शुरुआत नए सिरे से तो अरविंद केजरीवाल की तरफ से की गई बेईमान बता के। अब अगर राहुल गांधी को कोई बेईमान बताएगा, किसी नेता को कोई बेईमान बताएगा तो उसका तो वो जवाब देगा ही देगा। अब उसकी शैली ऐसी हो गई है दोनों की, बल्कि तल्ख शैली हो गई है। और अरविंद केजरीवाल विजय जी, मैं वो बयान सुनवा देती हूँ जरा दर्शकों को भी, आपको भी, कि क्या कहा राहुल गांधी ने दरअसल अपनी रैलियों में, किस तरीके से बोला अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला, जरा सुनाते हैं। शीश महल वाली राजनीति। पहले छोटी सी गाड़ी में घूमते थे, जन लोकपाल बिल की बात की थी, इलेक्ट्रिक पोल पर चढ़ जाते थे, अब सब भूल गए। बाकी पार्टी वाले सब, मैं नहीं जानता मोदी जी से डरते नहीं डरते हैं, केजरीवाल जरूर कांप जाते हैं। और वो आए थे, उन्होंने कहा कि नई तरीके के राजनीति करूंगा, और सबसे बड़ा लिकर स्कैम केजरीवाल जी और उनकी पार्टी ने किया है। साफ राजनीति, दिल्ली में सांस नहीं ली जाती है, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, साफ पानी नहीं मिलता है, रोजगार नहीं मिलता है, महंगाई बढ़ती जा रही है। और जब दिल्ली में नफरत फैल रही थी, जब आपको उनकी जरूरत थी, जब माइनॉरिटीज को उनकी जरूरत थी, तो फिर वो आपके साथ नहीं खड़े थे। मगर कांग्रेस पार्टी और मैं आपके साथ खड़े थे। अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं ईमानदार हूं, मतलब अपने आप को सर्टिफिकेट दे रहे हैं, जनता से नहीं पूछ रहे कि भैया मैं ईमानदार हूं हाँ या ना। अपने आप को सर्टिफिकेट किसको देने की जरूरत होती है? जो बेईमान होता है वही अपने आप को सर्टिफिकेट देता है। तो राहुल गांधी का बयान आपने सुना। ये राहुल गांधी ने कल जब पटपड़गंज और ओखला में उन्होंने जनसभा की तब ये बयान दिए, और देखिए वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल खुद को सर्टिफिकेट देते हैं
खुद को कौन सर्टिफिकेट देता है? जो बेईमान होता है। ये जो ईमानदार बेईमान वाली जो कहानी चल रही है दिल्ली विधानसभा चुनाव में, वो लगातार बढ़ती जा रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो बदस्तूर जारी है। और अभी तो आप देखिए, चुनाव जैसे और करीब आएगा वैसे ये बयान जो है और बवाल बढ़ाएंगे। और लगातार दिल्ली का चुनाव, अभी तक लोग कह रहे थे कि दिल्ली के चुनाव में तेजी नहीं दिख रही है, चुनाव उठ नहीं रहा है। विजय जी, माने कि चुनाव उठ गया है? लेकिन चुनाव तो उठ गया है, लेकिन इससे केजरीवाल का क्या भला होगा अगर केजरीवाल के एंगल से देखे। और चुनाव अगर उठ गया है, अगर कांग्रेस भी तल्ख जबानी में उतर आई है और इसका वोटरों पर असर पड़ता है, तो अल्टीमेटली फायदा कहीं ना कहीं तो बीजेपी को हो सकता है। हालांकि कुछ लोगों का ये कहना है कि कांग्रेस अगर 4-4.5% से 8-9% पर तक पहुंचती है तो जरूरी नहीं है वो केजरीवाल का वोट काटे, वो कुछ सीटों पर बीजेपी का वोट भी काट सकती है। बिल्कुल। बड़ी बात ये नहीं है, बड़ी बात ये है कि केजरीवाल अब जनता के बीच में कांग्रेस को इस रूप में स्थापित कर रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी आपस में मिले हुए हैं और मोदी के राहुल गांधी को और सोनिया गांधी को नेशनल हेराल्ड केस में बचा कर रखा, जबकि उनको खुद को अंदर कर दिया। तो अरविंद केजरीवाल एक तरफ विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, दूसरी तरफ जनता के बीच में ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपने कांग्रेस को वोट दिया तो वो बीजेपी को वोट देना होगा। कांग्रेस को वोट देने का मतलब है बीजेपी को कहीं ना कहीं मदद करना चुनाव जीतने में। तो इससे ये कहकर वो अपने वोटरों को भी सतर्क कर रहे हैं और एक पूरी तरह से बाइपोलर चुनाव हो जाए, यानी एक बीजेपी और आम आदमी पार्टी ही चुनाव मैदान में रह जाएं, इस तरह की कोशिश वो कर रहे हैं। आखिरी वक्त में जो अब चुनाव का आखिरी हफ्ता चल रहा है, ये जिस तरीके से अब कांग्रेस भी मैदान में निकली, आपको लग रहा है ये ट्रायंगुलर फाइट की तरफ बढ़ रही है? देखिए, राजनीति में वैसे तो कहते हैं भी कम होता है, एक हफ्ता भी बहुत ज्यादा होता है। 24-24 घंटे में हमने एक एक दिन में एक एक नारे के आधार पर चुनाव को बदलते हुए, पलटते हुए, बिगड़ते हुए या सुधरते हुए देखा है। लेकिन दिल्ली में जो जनता है वो चूंकि पहले से बाइपोलर जैसी स्थिति थी, और एक और चीज, बीजेपी का जो एक नेचुरल वोट बैंक है, जो कमिटेड वोट बैंक है, वो 32-33% है। आम आदमी पार्टी का 25-26-27% के आसपास माना जाता है। और फिर जो रेवड़ियां बांटी गई दोनों तरफ से, तो मोटे तौर पर सेफोलॉजिस्ट का कहना है कि दिल्ली में 90% जनता तो मानस बना चुकी है कि किसको वोट देना है और किसको वोट नहीं देना है। अब ये 10% जो बचा हुआ फ्लोटिंग वोटर है वो निर्णायक साबित हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये देखना दिलचस्प रहेगा। हालांकि आमतौर पर देखा जाता है कि आजकल चुनाव वोटिंग के 1-2 दिन पहले करीब 20-25% वोटर तय करता है। फ्लोटिंग वोटर का बड़ी संख्या होती है, दिल्ली में फ्लोटिंग वोटरों की संख्या कम है। तो इस नाते मुझे नहीं लगता कि ये त्रिकोणात्मक चुनाव में परिवर्तित हो पाएगा। लेकिन इसी तरह की जो लड़ाई जारी रही और तल्ख भाषा का इस्तेमाल दोनों कांग्रेस और राहुल गांधी की तरफ से और उधर आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की तरफ से होता रहा, तो लॉन्ग टर्म में इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट को इसका एक झटका लग सकता है। और हमें एक चीज और नहीं भूलनी चाहिए, सिर्फ एक लाइन कहकर बात खत्म करूंगा, कि टीएमसी हो, चाहे फिर उद्धव ठाकरे हो, चाहे फिर अखिलेश यादव हो, ये सब लोग खुलकर आम आदमी पार्टी के पक्ष में चुनाव मैदान में उतर आए हैं। शक्तिवंत सिन्हा टीएमसी के सांसद, वो मनीष सिसोदिया, आतिशी और केजरीवाल के पक्ष में 1 और 2 फरवरी को रैलियां करने वाले हैं, जैसा कि मैंने आज अखबार में पढ़ा। तो ये इसका भी एक रिएक्शन हो सकता है राहुल गांधी के बयान में। इस रिएक्शन का एक असर है कि आप कह रहे हैं कि अभी लग नहीं रहा कि मामला त्रिकोणीय बन रहा है, लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर फोकस किया हुआ है कांग्रेस पार्टी ने और वहां पर हम जो जोर आजमाइश देख रहे हैं कांग्रेस की, वो कुछ ही सीटों पर बहुत ज्यादा देख रहे हैं। जैसे कि आप ये देखिए कि ओखला हो गई, नई दिल्ली की सीट पर राहुल गांधी भी गए हैं, नहीं हुई उस तरीके से, लेकिन राहुल गांधी संदीप दीक्षित के साथ नई दिल्ली में घूमते हुए नजर आए, लोगों से वोट की अपील करते हुए नजर आए। और नई दिल्ली की सीट पे अगर मैं बात करूं तो वो एक ऐसी सीट है जहां पर खुद अरविंद केजरीवाल मैदान में बहुत हाई
प्रवेश वर्मा वहां से लगातार अरविंद केजरीवाल को ओपन चैलेंज कर रहे हैं, कह रहे हैं, लिख के दे चुके हैं कि 20,000 वोटों से अरविंद केजरीवाल अपना चुनाव हार रहे हैं। मनीष सिसोदिया की जो सीट है जंगपुरा, वहां पर भी जो तमाम रिपोर्टर्स ग्राउंड में जा रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि जंगपुरा की सीट पर भी माहौल जो है वो ऐसा नहीं लग रहा कि किसी एक कैंडिडेट की तरफ दिखाई दे रहा है। वहां पर भी वोट बटे हुए नजर हैं। लोग जो है वहां से फरहाद सूरी जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं उनको लेकर भी काफी बात कर रहे हैं। जो बीजेपी के कैंडिडेट है मारवा, उन पर भी लोगों की नजर है। तो कई सारी ऐसी जो सीटें हैं वहां पर आप ये देखिए कि फाइट जो है वो बहुत दिलचस्प होती हुई नजर आ रही है। मैं नई दिल्ली का जिक्र कर रही हूँ आपसे विजय जी, नई दिल्ली की सीट को लेकर आपका क्या एनालिसिस है? देखिए, अब ये तो कह पाना मुश्किल है कि मतलब अंतिम तौर पर कि फैसला कौन वोटर किसके पक्ष में करेगा, लेकिन पहले नंबर पर केजरीवाल, दूसरे नंबर पर प्रवेश वर्मा और संदीप दीक्षित साफ साफ तीसरे नंबर पर नजर आ रहे हैं आज की तारीख में। प्रवेश वर्मा को लेकर बीजेपी ने प्रयोग किया है। अब पैसा वैसा बांटने का बहुत सारे आरोप लगे हैं, लेकिन जाट वहां है नहीं, सरकारी कर्मचारी हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि 8वां वेतन आयोग की घोषणा करके मोदी जी ने सरकारी कर्मचारियों का दिल जीतने की कोशिश की है, लेकिन आप ये भी देखिए सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ झुग्गी झोंपड़ियां भी यहाँ ठीक ठाक है। छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी है, 1,10,000 मतदाता हैं और लगातार केजरीवाल पिछला 2 चुनाव 50% वोटों से ज्यादा से जीते हैं। तो ऐसे में स्वाभाविक है, मुझे तो लगता है कि जीत का मार्जिन काफी कम हो सकता है अरविंद केजरीवाल का, लेकिन मेरे हिसाब से अंततः केजरीवाल सीट निकाल लेंगे। मतलब केजरीवाल को एज है। संदीप दीक्षित, राहुल गांधी भी अपील करते हुए नजर आए, लेकिन उस तरीके का माहौल जो है आप कह रहे हैं कि वो बन नहीं रहा, कम से कम जो अभी तक का आंकलन है। अब मैं आपको एक और बयान राहुल गांधी का सुनाती हूँ जिसमें पटपड़गंज की रैली के दौरान राहुल गांधी ने दिया और मनीष सिसोदिया को टारगेट करते हुए, अरविंद केजरीवाल को टारगेट करते हुए शराब घोटाले वाला मुद्दा उठाया राहुल। यहां पे आपके अनिल चौधरी जी हैं, इनका आप पूरा समर्थन दीजिए, पूरा समर्थन कीजिए। यहां पहले सिसोदिया जी कैंडिडेट थे ना, सिसोदिया जी से, तो सिसोदिया जी यहां पहले कैंडिडेट थे जो लिकर स्कैम के आर्किटेक्ट हैं केजरीवाल जी के साथ, जिन्होंने मतलब पूरा भ्रष्टाचार यहां किया। तो यहां से भाग के चले गए, डर के मारे भाग के चले गए। अच्छी बात है, आप अनिल को भारी बहुमत से जिताइए। अपने जो कैंडिडेट हैं अनिल चौधरी, उनके लिए वोट की अपील भी की, लेकिन शराब घोटाले मामले में ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के साथ मनीष सिसोदिया घोटाले में आर्किटेक्ट हैं और इसके साथ ही सीट छोड़कर यहां से चले गए। विजय जी, लगातार ये बात काफी चर्चा में रही कि मनीष सिसोदिया की सीट बदली गई, तो क्यों बदली गई, आखिर क्या वजह थी कि मनीष सिसोदिया को पटपड़गंज छोड़ना पड़ा और जंगपुरा उनके लिए एक सीट ढूंढी गई आम आदमी पार्टी की ओर से? क्योंकि पिछली बार जो मार्जिन था मनीष सिसोदिया का जीत का, वो 3200 वोटों के करीब था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आम बातचीत में ये बात निकल कर आ रही थी कि लग रहा था कि इस बार जो है वो गेम बिगड़ सकता है, लेकिन अब राहुल गांधी ने भी सीधा हमला किया। देखिए, कुल मिलाकर पिछली बार में 17 सीटें ऐसी थी जो कम अंतर से जीती हारी गई थी और इन 17 में से 13 सीटें कांग्रेस आम आदमी पार्टी ने जीती थी और बीजेपी ने बाकी बची 4 सीटें कम अंतर से जीती थी। तो 13 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती थी, जिसमें मनीष सिसोदिया की भी सीट थी। 13 में से 9 जगह उम्मीदवार बदले गए हैं, 9 उम्मीदवार नए चेहरे उतारे गए हैं और बाकी 4 में से 1 जगह कैंडिडेट बदला गया, जो आप बता रही हैं मनीष सिसोदिया को। एक पार्टी का इंटरनल सर्वे बता रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी है,
और पटपड़गंज में पिछली बार भी मुश्किल से सीट निकाल पाए थे, इस बार और ज्यादा मुश्किल हो जाता। हालांकि मनीष सिसोदिया से ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो जो ओझा जी थे, ओझा जी को हमने कहा आप किसी भी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। ओझा जी ने कहा मैं आपकी सीट से चुनाव लड़ना चाहूं तो मनीष सिसोदिया ने कहा ठीक है, आप मेरी सीट से चुनाव लड़ लीजिए, तो मैं दूसरी जगह चला जाता हूं। ये कह के उन्होंने बोल्ड फेस रखने की कोशिश की थी। अब पर्दे के पीछे तो कहानी पता नहीं, लेकिन जंगपुरा में भी आसान जीत नहीं बताई जा रही। आपने बिल्कुल। खुद बताया इसमें बीजेपी का उम्मीदवार बहुत मजबूत बताया जा रहा है। हालांकि कांग्रेस ने, अब राहुल गांधी बहुत जोर लगा रहे हो, लेकिन कांग्रेस ने बहुत अच्छे उम्मीदवार नहीं दिए हैं। सीलमपुर में भी अच्छा उम्मीदवार नहीं है। सीलमपुर की जनता लोग कहती है कि वे कांग्रेस थोड़ा सा मजबूत उम्मीदवार उतारती तो हम कुछ खेल करते। तो कांग्रेस की भी, राहुल गांधी की भी ये गलती रही है। और फिर राहुल गांधी को ये देखना पड़ेगा कि बड़ा मकसद क्या है, बड़ा दुश्मन कौन है। मुझे लगता है वो खुद राजनीति के दोराहे पर आकर खड़े हो गए दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर। और मनीष सिसोदिया अपनी सीट पर फंसे हैं। आतिशी के लिए थोड़ा सा रमेश बिदूड़ी के विवादास्पद बयानों के कारण थोड़ी राह आसान लगती है, और अरविंद केजरीवाल अंततः सीट निकाल लेंगे, ये बात कही जा रही है। लेकिन जैसा खुशनुमा माहौल आम आदमी पार्टी के खेमे में 2020 में लगता था, जब मैं वहां जाता था, जब मैं देखता था, वैसा इस बार नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल। इस बार जब लोगों के बीच बातचीत कर रहे हैं तो वो एंटी इनकम्बेंसी दिख रही है, मुद्दों पर बात कर रही है। लोग कह रहे हैं कि देखिए काम काफी जगह पर हुआ नहीं है, सड़कें टूटी हैं, और ये सब चीजें तो काम की बात तो बाद में करेंगे, लेकिन जो केसेस बने अरविंद केजरीवाल पर, मनीष सिसोदिया पर, सत्येंद्र जैन पर, संजय सिंह पर, वो जेल गए। एक तो होता है एलिगेशन लगना, लगातार राहुल गांधी पर भी कई तरह के एलिगेशन लगते हैं। ईडी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भी राहुल गांधी को क्वेश्चनिंग के लिए बुला लेती है, कई घंटे बिठाकर रखती है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई। लेकिन अरविंद केजरीवाल के केस में, आम आदमी पार्टी के लीडर्स के केस में ये हुआ कि ईडी की कार्रवाई, उनको ईडी सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया, और अरेस्ट किया तो बेल लेने में भी बहुत लंबा वक्त लगा। आप देखिए ना, अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव से पहले गिरफ्तार किया गया। लोकसभा चुनावों के दौरान उन्हें सुप्रीम कोर्ट से प्रचार करने के लिए बेल मिली थी कुछ दिनों के लिए, फिर वो वापस जेल में गए, उन्हें सरेंडर करना पड़ा वापस से। फिर उसके बाद काफी दिन इंतजार करना पड़ा, तब जाकर वो बेल पर अब बाहर आए। मनीष सिसोदिया लंबे वक्त के लिए रहे, सत्येंद्र जैन तो 1.5 साल जेल में रहे हैं, संजय सिंह भी जेल गए। तो एक लोगों के बीच में ये चर्चा रहती है कि कट्टर ईमानदारी वाली बात करते थे कल तक के चुनाव में, तो उससे पहले लगातार बात करते थे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है हमारी, लेकिन अब इन्हीं पर ये चार्जेस लग गए, इन पर ये कार्रवाइयां हुई हैं, तो लोगों के मन में सवाल है, संदेह है, शक है। दूसरी बात आप समझिए कि जब मोदी जी को केजरीवाल फूटी आंख नहीं सुहाते, बीजेपी को केजरीवाल की पार्टी फूटी आंख नहीं सुहाती, तो ऐसे में अगर मामले में दम होता, सबूत पुख्ता होते, तो भाई ईडी हो चाहे सीबीआई हो, चार्जशीट तो पेश की होती। चार्जशीट पेश करने से कौन रोक रहा था? आरोप तो तय करवाए गए होते, मुकदमा की कार्रवाई तो शुरू की गई होती। लेकिन दिल्ली की जनता जानती है, तो चार्जशीट तक पेश नहीं हुई। 2 साल हो गए, आप चार्जशीट तक पेश नहीं कर पाते। इसका मतलब फिशी है कुछ ना कुछ मामला। आपके पास पर्याप्त सबूत नहीं है, मनी ट्रेल नहीं है, स्थापित करने के लिए कुछ नहीं है आपके पास कि वही साउथ लॉबी ने 100 करोड़ दिए, किसके थ्रू गए, वो गोवा तक कैसे पहुंचे, गोवा में उनका इस्तेमाल किसने किया, बिल पे किसने किए, होटल का बिल कुछ है ही नहीं मनी ट्रेल। तो ये भी जनता के बीच में सवाल जाता है, और इसी के कारण मनीष सिसोदिया हो चाहे संजय सिंह हो चाहे अरविंद केजरीवाल हो, उनको कोर्ट की तरफ से राहत भी मिली। राहत मिलने में समय इसलिए लगा क्योंकि कानून बहुत सख्त है। बिल्कुल। और देखिए, ये तमाम बातें हम जानते हैं, आप जानते हैं, टेक्निकल बातें हैं, लेकिन जनता के बीच जिस तरीके से भाषणों इन बातों का जिक्र करते हैं नेता, चाहे वो बीजेपी के हों, अब कांग्रेस के हों, जनता उन्हीं बातों को सुनती है। जनता नहीं, लेकिन जनता एक बात तो समझती है ना कि भाई अगर वाकई में
अरविंद हम्म। केजरीवाल, मनीष सिसोदिया ने गड़बड़ी की होती तो बीजेपी वाले छोड़ते नहीं, अमित शाह छोड़ते नहीं, जेल में हम्म। सड़ा देते, हम्म। मुकदमा तो शुरू करा देते, चार्जशीट तो पेश कर देते। हम्म। अभी तो ना आरोप पत्र पेश किया गया है, ना आरोप लगे, वो हुए हैं, चार्जेस फ्रेम भी नहीं हुए, चार्जशीट पेश नहीं हुई, चार्जेस फ्रेम नहीं हुए, मुकदमा हम्म। शुरू नहीं हुआ, और हो हल्ला मच रहा। मैं कोई अरविंद केजरीवाल की तरफदारी नहीं कर रहा, लेकिन हकीकत तो यही है। हाँ, पहली बार ऐसा हो रहा है कि जनता के मानस में कुछ लोगों में ये जरूर जा रहा है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, हम्म। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, आबकारी कांड में कुछ ना कुछ तो खाया पिया गया है। ये बात हम्म। जरूर जनता तक जरूर पहुंची है। हम्म। और इसी बात को रियलाइज करके अरविंद केजरीवाल जब जेल से छूट कर आए थे तो हम्म। तत्काल उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। और हम्म। अब कह रहे हैं कि साहब, अगर मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट देना, नहीं तो बीजेपी को वोट दे देना। लेकिन वही बात है ना फिर विजय जी, जब लोकसभा इलेक्शन थे तब भी कहा गया था, नारा तो यही था ना, जेल का जवाब वोट से। लेकिन लोकसभा चुनाव में असर नहीं दिखा उसका। हाँ, वो कहानी अलग है, दोनों हम्म। मिलकर चुनाव लड़े थे और उनका दोनों का मिलकर 42-43% वोट गया था, और बीजेपी का अकेले दम पर 50% वोट क्रॉस कर गया था। हम्म। वो कहानी तो अलग है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो दिल्ली की जनता अलग ढंग से वोट करती है। हम्म। मुझे पता नहीं क्यों कभी कभी लगता है कि ये 1-2 साल हो गए शायद एमसीडी का चुनाव हुए। 2022 में। हाँ, एमसीडी का चुनाव आम आदमी पार्टी ने जीत गई, वो उनके लिए गले का मरा हुआ सांप साबित हो रहा है, क्योंकि अब पहले तो बड़ा आसान था कांग्रेस को बीजेपी डेंट को करती थी डाल पहले, देना। लेकिन पहली बार बीजेपी को भी डेंट किया। हाँ, वो नहीं नहीं, अब मेरा कहने का मतलब है कि जो गली मोहल्लों में सफाई है, कचरा है, हम्म। और गड्ढे खुद गए हैं, और सीवरेज लाइन की डालना ना डालना, और गंदा पानी इकट्ठा होना, हम्म। सीवरेज लाइन का ओवरफ्लो होना, हम्म। ये बड़ा आसान था मुंबई बीजेपी पर आरोप डाल देना, जब नगर निगम उनके हवाले हुआ करता था। हम्म। तो अब इसका खामियाजा कहीं ना कहीं जीतने का नुकसान भी होता है, एमसीडी चुनाव जीतने का नुकसान कहीं ना कहीं मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल को उठाना पड़ रहा है। 3 तरह की एंटी इनकम्बेंसी है। हम्म। केजरीवाल की खुद की 10 साल की सरकार की एंटी इनकम्बेंसी, 3 से विधायक जीते हुए हैं जिनमें से 27 के टिकट काटे गए इस बार, फिर भी हम्म। काफी कुछ मैदान में, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी। फिर एमसीडी के 2 साल की एमसीडी की एंटी इनकम्बेंसी का एक सामना अरविंद केजरीवाल को करना पड़ रहा है, और ऊपर से बीजेपी एलजी को सामने रखकर हर काम में, हर चीज में रुकावट डालने का खेल खेलती रही है। ये भी एक अच्छा, लॉन्च हो गया है आज, अभी थोड़ी देर पहले ही लॉन्च हुआ है। वही 5 गारंटीज उस मैनिफेस्टो में है, जिसमें प्यारी दीदी योजना के तहत 2,500 हर महीने हर महिला को देने का वादा कर रहे हैं। जीवन रक्षा योजना कवर, उसके अलावा युवा उड़ान योजना के तहत बेरोजगारों को 8,500 रुपए हर महीने 1 साल तक के लिए। इसके अलावा 500 रुपए सिलेंडर और राशन किट देने का ऐलान यहाँ पर हुआ है। फ्री बिजली योजना यूनिट, कांग्रेस कह रही थी हमारी सरकार बनेगी तो हम देंगे। कल ओखला में राहुल गांधी की रैली थी और मैं वो कवर करने के लिए गई हुई थी। वहां पर ओखला की जो कैंडिडेट हैं अरीबा, उनके पिता हैं मोहम्मद खान, उनसे मैंने बातचीत की तो मैंने कहा कि क्या लग रहा है आपको, आप क्योंकि काउंसलर भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, माहौल तो आप तो अपनी बेटी के पक्ष में बताएंगे, लेकिन ओवरऑल माहौल आपका क्या एनालिसिस है? तो कहते हैं कि देखिए, मैं बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े दावे तो नहीं करूंगा, लेकिन इतना समझ में आ रहा है कि कुछ सीटों पर हम मजबूत हैं और हमारे बिना सरकार नहीं बननी, और हम वो गलती नहीं करेंगे जो हमने 2013 में की, अनकंडीशनल सपोर्ट दे दिया। देखिए, वो तो स्थितियां ऐसी पैदा होंगी तब जो कि खेल होगा वो ये तय नहीं करेगा। आपने बात नहीं की थी, वो मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी तय करेंगे, पहली बात तो ये। दूसरा, कांग्रेस कुछ जगह मजबूती से चुनाव लड़ती हुई दिख रही है, वो मजबूत है या नहीं कहा नहीं जा सकता। आमतौर पर जो मेरी वहां पत्रकारों से बात होती है, वो आमतौर पर है कि 6 से 8 सीटें हैं जहां कांग्रेस मजबूत से टिकी हुई। अब उसमें से लोग कहते हैं कि 2-1 सीटों पर तो कांग्रेस हो सकता है नंबर 2 पर आए। अब उसमें से कोई सीट निकाल पाएगी, नहीं निकाल पाएगी, ये आज की तारीख में ये कहना भी बहुत मुश्किल नजर आ रहा है।
अब अगर 6 से 8 सीटों में कांग्रेस मजबूत है और 3 सीटें निकाल लेती है, और अगर 3 सीटें वो खुद निकालती है, तो इसका मतलब है कि आम आदमी पार्टी की पूरे दिल्ली भर में कम से कम 9-10 सीटें खराब करने की भी क्षमता रखती होगी फिर वो। हम्म। तो उस हिसाब से देखा जाए तो फिर कांग्रेस का वोट परसेंटेज भी 15-16% जाना चाहिए। लोग तो कह रहे हैं कि 16% पर भी सीट निकालने की स्थिति नहीं है, कांग्रेस 20% के बाद ही सीट निकालने की स्थिति में आ सकती है। अलग अलग सेफोलॉजिस्ट अलग अलग राय व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन कोई एक व्यक्ति अपनी प्रतिभा के दम पर, अपने खुद के इज्जत के दम पर, खुद के प्रभाव के दम पर कोई चमत्कार कर दे तो अलग है, लेकिन वैसे लगता नहीं कि कांग्रेस का को बड़ी खुशी होगी नतीजे आने पर। अच्छा, ये जो सम्मान महिला योजना है, प्यारी दीदी योजना है, बीजेपी की भी महिलाओं के लिए 2500 की योजना है, क्योंकि सभी पार्टियां ये योजना जो है वो ऐलान कर रहे हैं, सभी पार्टियों को इस योजना की जरूरत पड़ रही है। दिल्ली की सरकार ऑलरेडी कुछ योजना चला रही है जिनके जरिए उन्हें कुछ आर्थिक मदद मिल रही है, और अरविंद केजरीवाल जब आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो लॉन्च करते हैं तो एक बात कहते हैं कि 25,000 रुपए की आप बचत कर रहे हैं, हमारी सरकार है तो इसलिए, और आने वाले समय में हम और आपकी बचत बढ़ा देंगे। 25,000 रुपए मोटा मोटी उन्होंने एक अमाउंट रख दिया दिल्ली में मेरी मिडिल क्लास लोगों के सामने कि आपके लिए भी मैनिफेस्टो है और 25,000 रुपए की आपको बचत होगी। लेकिन जैसे ही अगर आपने गलत बटन दबा दिया तो ये बचत आपकी खत्म हो जाएगी। आपको लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल की एक अलग तरीके की शैली है बातचीत करने की, भाषण देने की, जो कन्वेंशनल स्पीच देते हैं लीडर्स उस तरीके की भाषण नहीं देते अरविंद केजरीवाल। वो बड़े आम बोलचाल वाली भाषा, जो लोग बात करते हैं उन्हीं की बात उठा लेते हैं, कहते हैं आपके स्कूल ठीक कर देंगे जी, आपके अस्पताल बढ़िया कर देंगे जी, हमें तो राजनीति करनी आती नहीं जी, इस तरह की बातें करते हुए उसी तरह की बात करते हैं जब जो आम घरों में बातचीत होती है। और बजट पर उनका खास फोकस रहता है कि लोगों के बजट को अगर वो थोड़ा बहुत संभाल पाने वाली बात कर दें तो शायद लोग उनकी तरफ आ जाए, और हमने देखा है उसका फायदा उनको पिछले 2 चुनाव में हुआ है। इस बार भी उनका फोकस उस पर रहा। बीजेपी को अपने मैनिफेस्टो की पहली लाइन में लिखना पड़ा कि जो योजनाएं चल रही हैं, जल कल्याणकारी योजना, वो हम जारी रखेंगे। यही तो बीजेपी फंस गई भाई। अगर अरविंद केजरीवाल की आप आलोचना कर रहे हैं कि बेकार शासन था, आपदा काल था, तो फिर आपदा ने जो योजनाएं ले आई उनको आप क्यों चालू रखना चाहते हैं भाई? तो जनता के बीच में ये मैसेज जा रहा है कि इसका मतलब बीजेपी भी मानकर चल रही है कि केजरीवाल की योजनाएं तो अच्छी थी। बीजेपी की मजबूरी ये है कि अरविंद केजरीवाल ये ढाल बनाकर चलते हैं कि देखिए अगर मुझे हराया तो बीजेपी आ गई तो ये सारी योजनाएं बंद कर देंगी। वही बात है ना, बार बार सवाल, विजय जी यही सवाल उठ रहा है बार बार कि आप कल तक इनको रहे थे, आज आप जब आप अपने मैनिफेस्टो की बात करें तो ये जन कल्याणकारी योजना हो गई। यार अब इस बात पर कोई यकीन नहीं करता भी मोदी की ये रेवड़ी पर कि वो सब जो कुछ है रेवड़ियां ही हैं। कोई जन कल्याण के लिए काम कर रहा है, कोई मानव कल्याण के लिए या व्यक्ति कल्याण के लिए या परिवार कल्याण के लिए काम कर रहा है, इस पर जनता को ज्यादा नहीं है। जनता को भी ये है कि वोटर भी बड़ा डिमांडिंग हो गया है, वो कहानी अलग है। लेकिन कोई विपक्ष में रहती हुई पार्टी वादा करे कि हम सत्ता में आए तो ये देंगे, और एक सत्ता में रहते हुए पार्टी कुछ चीज दे रही हो और उसको एक्सटेंड करना चाहे कि अगर हम आए तो आपको हम 5 साल में ये सुविधाएं दे रहे हैं और हम वापस सत्ता में आए तो एक्सटेंड कर देंगे, तो वोटर ट्राइड एंड टेस्टेड पर यकीन करता है। तो ऐसे में जो महिलाएं मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मोहल्ला क्लिनिक, अच्छा स्कूल, मुफ्त बस यात्रा पर का फायदा उठा रही हैं, उनको 2100 रुपए का वादा ज्यादा लुभावना नजर आएगा आम आदमी पार्टी का बनिस्बत कांग्रेस और बीजेपी का 2500 रुपए का वादा। क्योंकि वो आएंगे, पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे, ये केजरीवाल तो दे ही रहा है, दे ही देगा, ये एक थोड़ी मेंटेलिटी हो जाती है। जी
अच्छा, एक बड़ी अपडेट आ गई है कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस आज की तारीख में कई और बड़ी जनसभा करने वाली है, जिसमें राहुल गांधी की जनसभा पर खास ध्यान है। राहुल गांधी बवाना में जनसभा करने वाले हैं और उसके बाद मटिया महल भी जाने की खबर है राहुल गांधी की। तो दो रैली जो है आज फिर राहुल गांधी की होने वाली है, बवाना और मटिया महल। इस बीच मल्लिकार्जुन खड़गे, जी हाँ, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहली बार दिल्ली विधानसभा चुनावों में प्रचार करने के लिए आज बुराड़ी में जनसभा करने वाले हैं। तो राहुल गांधी के बाद अब अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भी दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए आज मैदान में उतरने वाले हैं। विजय जी, राहुल गांधी की तो अब ताबड़तोड़ रैलियां जो है वो शुरू हो गई है, खड़गे साहब भी उतर रहे हैं। आपको नहीं लग रहा कि ये जो बीच में 15 दिन का गैप हो गया सीलमपुर की रैली के बाद, ये जो कल पटनागंज और ओखला में हुई 15 दिन के गैप में, ये ज्यादा बड़ा गैप ले लिया कांग्रेस पार्टी ने? थोड़ा स्टार्ट करते अगर वाकई कांग्रेस पार्टी जोर लगा रही है तो। हम्म। हम्म। विजय जी, जो बुराड़ी की सीट है वो दलित आरक्षित सीट नहीं है, दरअसल बवाना की सीट है जो आरक्षित सीट है, लेकिन दलितों की संख्या बुराड़ी में भी काफी है। वहां से आम आदमी पार्टी के जो विधायक है मौजूदा संजीव झा, वो लगातार जीतते रहे हैं। मंगेश त्यागी वहां से कांग्रेस के कैंडिडेट हैं और बीजेपी वहां चुनाव नहीं लड़ती, वहां जेडीयू चुनाव लड़ रही है। इस बार भी शैलेंद्र जो है वो जेडीयू के कैंडिडेट हैं, वही चुनाव लड़ रहे हैं। ये झा वो हैं जो पिछली बार बीजेपी से चुनाव लड़े थे और हार गए थे। इस बार जेडीयू लड़ी थी पिछली बार भी। अच्छा, चलिए, अमित झा शायद नाम बताया आपने। तो मतलब ये अंडरस्टैंडिंग है बीजेपी की वहां पर बुराड़ी की सीट पर। तो खैर, लेकिन बुराड़ी की सीट जो है वो अब तक जो बुराड़ी को लेकर आकलन किया जा रहा है, संजीव झा है। और इस बार भी लोग जो बात कर रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि आम आदमी पार्टी यहाँ से सीट निकाल ले जाए, लेकिन वो तो वोट जिस दिन डलेगा उस दिन पता चलेगा कि जनता के मन में आखिर था क्या। 8 तारीख को नतीजे आएंगे। लेकिन फिलहाल जो माहौल बन रहा है दिल्ली में इस वक्त, उसमें अब कांग्रेस पार्टी बहुत ही लास्ट मोमेंट पे उन्होंने अपना कैंपेन जो है वो उठाने की कोशिश की है। राहुल गांधी से कांग्रेस को बड़ी उम्मीद थी। आपको मैं याद दिला दूं कि पिछले दौरान जो चर्चा चल रही थी राहुल गांधी की सीलमपुर की रैली के बाद, राहुल गांधी की जब तबीयत खराब थी, तो एक जूम मीटिंग हुई थी, डिजिटल मीटिंग हुई थी, और उस मीटिंग में दिल्ली कांग्रेस के नेता थे, राहुल गांधी थे, प्रियंका गांधी थी, कई और लीडर्स थे। राहुल गांधी काफी नाराज हुए थे और ये कह रहे थे कि आप सब कुछ जो है वो टॉप लीडरशिप के भरोसे रहते हैं, ये ठीक बात नहीं है। आपको अपने जो दिल्ली में लीडर्स आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, जो अलग अलग स्टेट से आ रहे हैं, आप उनकी जनसभा नहीं करा रहे हैं, आप उनको जनता के बीच में नहीं उतार रहे हैं। और उसके बाद अब देखने के लिए ये मिल रहा है कि अलग अलग जगह पर पद यात्रा करते हुए कहीं सचिन पायलट देखे जाते हैं, कहीं कोई और नेता देखा जा रहा है। लेकिन जो राहुल गांधी उस वक्त पर कह रहे थे, मतलब ये बात आप ये देखिए कि राहुल गांधी को ये बात कहने की जरूरत पड़ी, इसका मतलब आपकी कोई प्लानिंग समझ नहीं आ रही थी। हाँ, बिल्कुल सही कह रहा है। यही बात मैं भी कह रहा था कि राहुल गांधी अगर इतना सीरियसली ये सब बोल रहे थे तो फिर 15 दिन का गैप क्यों आ गया। दूसरा, कुछ लोगों का ये भी कहना है, उनका काउंटर पॉइंट ऑफ व्यू है, हो सकता है आप सहमत हो या ना। कुछ लोगों का कहना है कि अगर कांग्रेस बिल्कुल भी बेदम होकर चुनाव लड़ती
तो कांग्रेस का जो कट्टर वोटर है, जो अरविंद केजरीवाल को किसी कीमत पर वोट देना पसंद नहीं करता, वो गुस्से में आकर फिर बीजेपी को वोट दे देता। तो इसीलिए कांग्रेस को चुनाव थोड़ा आक्रामक अंदाज में लड़ना पड़ रहा है कि उसका वोट बैंक उसके साथ रहे और वो बीजेपी की तरफ ना खिसक जाए। तो इनडायरेक्ट रूप में यहां भी अगर इस थ्योरी में दम है, तो इनडायरेक्ट रूप में यहां भी कांग्रेस आम आदमी पार्टी की मदद ही करती दिखाई देगी अगर इस थ्योरी में दम है तो। अच्छा, एक सर्वे जो आया सी वोटर का, वो आपने देखा होगा जरूर, में महिलाओं में किसको लेकर विश्वास है उस पर भी बातचीत हुई है। उसमें ये एक डेटा निकल कर आया कि जिन 100 महिलाओं ने पिछली बार आम आदमी पार्टी को वोट किया, उसमें से 80 अभी भी आम आदमी पार्टी पर भरोसा कर रही है। जिन 100 महिलाओं ने पिछली बार बीजेपी को वोट किया, उनमें से 65 अभी भी बीजेपी पर भरोसा उनका कायम है, और जिन 100 महिलाओं ने कांग्रेस पार्टी को वोट किया, उनमें से 30 से 33% महिला जो है वो अभी भी कांग्रेस के साथ है। मतलब विश्वास में कमी तीनों ही जगह दिखाई दे रही है, लेकिन सबसे ज्यादा तो कांग्रेस में नजर आ रही है। बीजेपी में भी, आम आदमी पार्टी के मुकाबले बीजेपी में भी महिलाओं का जो भरोसा है वो आम आदमी पार्टी की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या लग रहा है, ये जो महिला वोटर्स हैं ये किस तरफ जा सकती हैं, या फिर ये महिला वोटर्स जो है जिनकी संख्या 71 लाख से ज्यादा है, वो दिल्ली चुनाव का परिणाम तय करेंगी? देखिए, इन 71 लाख में सबकी सब 2100 या 2500 की स्कीम में आने वाली नहीं है। इसमें मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, बहुत लुटियन जोन वाली, बहुत सम्भ्रांत घर की महिलाएं हैं, पढ़ी लिखी, इनकम टैक्स देने वाली, कोठियों में रहने वाली। तो इसमें जो झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाली हैं, जो लोअर मिडिल क्लास की महिलाएं हैं, जिनकी संख्या मोटे तौर पर कुछ लोग कहते हैं कि 30 लाख 35 लाख के आसपास होनी चाहिए, वो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है इन योजनाओं से। हालांकि पैसे किसे बुरे लगते हैं वो कहानी अलग है, लेकिन ये वाला वर्ग ज्यादा प्रभावित होता है। और आपने जो सी वोटर का बताया, उसके अंदर आप देखिए कि 100 में से 65 महिलाएं ही बीजेपी को वोट दे रही हैं पिछली बार के मुकाबले। तो 35 महिलाएं जो बच गई, जो बीजेपी को दिया था, उसमें से ज्यादातर कांग्रेस आम आदमी पार्टी को वोट दे रही हैं। कांग्रेस को 100 में से 33 दे रही हैं, तो बाकी जो 67 महिलाएं बच गई, उसमें से 35 महिलाएं आम आदमी पार्टी को वोट दे रही हैं। तो बीजेपी के मुकाबले में करीब 2.5 से 3 गुना कुछ लोगों के अनुसार महिलाओं की संख्या है, जो जिनका झुकाव आम आदमी पार्टी की तरफ अभी भी बना हुआ है, भले ही कुछ नाराज हो चाहे नहीं हो। मैं एक इंडियन एक्सप्रेस में एक दलित महिला का एक छोटी सी इंटरव्यू देख रहा था, उसमें उसने पढ़ रहा था माफ कीजिएगा, अखबार में, जिसमें वो महिला कह रही थी कि भाई केजरीवाल जीतेगा तो 2100 रुपए देगा नहीं देगा मुझे तो पता नहीं, लेकिन मैं इतना जानती हूं कि मोदी जीत गया तो 2500 रुपए बिल्कुल भी नहीं देगा। पूछा गया क्यों? इसलिए नहीं देगा क्योंकि मोदी तो देश भर में राज्य चला रहे हैं, अलग अलग राज्यों में सरकारें हैं, हमको यहाँ 2500 दे दिया तो देश भर में 2500 देना पड़ेगा, तो मोदी कहां से दे पाएंगे? तो आप ये देखिए कि लोगों का तर्क की कहां की बातें वो क्या करते हैं, किस रूप में करते हैं। तो फिर ये महिलाएं, मोहल्ला क्लिनिक से फायदा किसको? महिलाओं को होता है। बच्चे, अच्छी शिक्षा, कुल मिलाकर महिला को फायदा, पूरे परिवार को फायदा, लेकिन महिलाओं को बस में जो घर में बाइयां काम करती हैं या दूसरी महिलाएं हैं, वो बस में जाती हैं, 40 रुपए आना 40 रुपए जाना, दूर दूर की, तो उनके 3,000 4,000 रुपए हर महीने बच रहे हैं। जो आदमी बचा रहा है वही आदमी 2100 रुपए का वादा कर रहा है, तो स्वाभाविक तौर पर महिलाओं का झुकाव उस तरफ रहना ही रहना है। मुझे तो बड़ी हैरानी होगी कि अगर महिलाओं वोट बिदक गया अरविंद केजरीवाल से। अच्छा, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है इस आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो में, और अरविंद केजरीवाल ने जो लास्टली अपनी गारंटीज लॉन्च की, उसमें उन्होंने फर्स्ट टाइम वोटर को भी अपनी तरफ करने की कोशिश की, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं, उनके लिए हम बसों का किराया माफ कर देंगे और मेट्रो में उनका किराया हाफ हो, इसके लिए उन्होंने पीएम को चिट्ठी लिख दी। मतलब फर्स्ट टाइम वोटर्स को भी उन्होंने टारगेट किया और उन्होंने अपनी तरफ लाने के लिए उनके लिए भी लॉन्च किया। आपको लगता है इसका असर उस तरह से पड़ जाएगा जिस तरह से अरविंद केजरीवाल चाह रहे हैं, या फिर ये वाली बात जो है वो उतनी ज्यादा असरदार होती हुई नहीं नजर आ रही? देखिए, जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है वो आखिरी वक्त में कोई वादा करे तो लोग फिर ये कहते हैं कि 5 साल सो रहे थे क्या।
मेट्रो तो 5 साल पहले भी चल रही थी, तब भी प्रधानमंत्री को खत लिखा जा सकता था, या डीटीसी बस में हमारा मुफ्त किया जा सकता था, तब भी किया जा सकता था। तो इन योजनाओं का कोई असर नहीं होता। थोड़ा बहुत फ्लोटिंग वोटर आपको मिल जाएगा, या आपकी किसी अन्य नीति से प्रभावित होकर आपको वोट दे देगा, लेकिन इस तरह के ये जो लुभावने वादे होते हैं, सत्तारूढ़ पार्टी अगर करती है तो आमतौर पर लोग उसको शक की नजर से देखते हैं। तो क्या लग रहा है विजय जी, आखिरी में बताइए कि अभी चुनाव में 6 दिन का वक्त है, 6-7 दिन का वक्त है, एक हफ्ते पहले क्या है आपकी एनालिसिस? देखिए, मेरी व्यक्तिगत कोई एनालिसिस नहीं है, मैं आज साफ कर दूं, क्योंकि मैं अभी दिल्ली में भी नहीं हूं, दिल्ली से 250 किलोमीटर दूर हूं। लेकिन जितना मेरा पिछले 2013 का मैंने चुनाव कवर किया, 2015 देखा, 2020 देखा, और म्युनिसिपैलिटी वाला चुनाव, एमसीडी का चुनाव भी नजदीक से देखा, और जितने मेरे जो संपर्क सूत्र हैं उनसे जो मैं बात करता हूं, तो अभी भी साफ तौर पर एज की बात कर रहा हूं मैं। लोग कहते हैं अरविंद केजरीवाल के पक्ष में है। अ, अगले 4-5 दिन में कांग्रेस माहौल कितना खराब कर पाती है, प्रधानमंत्री रैलियां करते हैं, योगी की रैलियां अगर अभी 13-14 बाकी हैं, वो हिंदू मुसलमान करने की कितनी कोशिश करती है, बहुत कुछ उस पर डिपेंड करेगा। आज की तारीख में तो केजरीवाल को मिलता हुआ दिख रहा है। जी, तो मतलब कह रहे हैं, ज्यादातर एक्सपर्ट्स की यही राय नजर आ रही है निकलकर कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को फिलहाल अभी तक एज है, लेकिन अभी आखिरी हफ्ता बाकी है, सस्पेंस अभी बाकी है, खेल अभी बाकी है, और इस आखिरी हफ्ते में क्या कुछ होता है वो देखना होगा। विजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस लाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव जो है बहुत रोमांचक हैं, और इन चुनावों को और रोमांचक करने के लिए लगातार देश के जो बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी आज जनसभा दिल्ली में है, इधर राहुल गांधी लगातार एक के बाद एक अब रैलियां कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल लगातार प्रचार में जुटे हुए हैं, उन पर दारोमदार है अपनी पार्टी का और अपनी खुद की सीट का भी, क्योंकि साख का चुनाव अरविंद केजरीवाल के लिए है। सभी ये पूछ रहे हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल अपने दम पर हैट्रिक लगा पाएंगे दिल्ली में, क्योंकि 15 और 20 में जबरदस्त तूफान था। आम आदमी पार्टी का परिणाम जो आए थे उसमें 70 में से 67 सीटें 2015 में जीती और 62 सीटें 70 में से 2020 विधानसभा चुनाव में जीती। ऐसा मैंडेट पहले कभी किसी पार्टी को इस तरीके से दिल्ली में मिला नहीं, लेकिन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की झाड़ू चली दिल्ली में, उसके बाद अब 2025 का चुनाव जो है वो क्या वाकई एक बार फिर से वैसा ही होगा, अरविंद केजरीवाल के पक्ष में एक बार फिर से दिल्ली की जनता खड़ी हो जाएगी, या इस बार दिल्ली की जनता के मन में परिवर्तन की बात चल रही है, बदलाव की बात चल रही है, ये पता चल जाएगा 8 फरवरी को जब परिणाम सामने आएंगे। लेकिन उससे पहले याद रखिए, बार बार आपको याद दिलाते हैं कि 5 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा के चुनाव के लिए मतदान होना है। जो तमाम दिल्ली तक के व्यूअर्स हैं, न्यूज तक के व्यूअर्स हैं, जो दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के वोटर हैं, वो अपना वोट कास्ट करने जरूर पहुंचे।